चलिए तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा गया है। आपको मैंने कहा था, देखो आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने एक बात कही थी कि आप लोग परेशान मत हो, मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर मैं बेसिक करा रहा हूं तो हाई भी कराऊंगा, अगर मैं हाई करा रहा हूं तो मैं बेसिक भी कराऊंगा। मेरे क्लास का फ्लो ही ऐसा रहता है, शुरू में जो क्लासेस होती हैं एकदम बेसिक होती हैं, बीच की क्लासेस मॉडरेट लेवल की होती हैं, और आगे की जो क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल टफ लेवल की होती है। जो बच्चे छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो सिर्फ शुरू की क्लासेस देखें, बात की तो जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। और इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, और सच में मैं बना के रहूंगा आपको, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनके शीट्स की बात कर लो, कैट के क्वेश्चंस की बात कर लो, कहीं पर भी सारे के सारे आपके शीट में है, सारे के सारे आपके शीट में। अगर आप आसान सवाल ढूंढेंगे आपको वो भी मिलेगा, मॉडरेट ढूंढेंगे आपको वो भी मिलेगा, टफ ढूंढेंगे आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। तो हर तरह का जो इलाज है वो हमारे पास है, आप पढ़िए। और इसी वजह से होता है कि मेरा कोर्स थोड़ा लंबा जा रहा है। रीजन ये क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं, और ज्यादा इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर वो टॉपिक कंप्लीट करा दूं, क्योंकि शॉर्ट में कंप्लीट कराना मुझे भी आता है। मुझे क्या जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आने की, हर क्वेश्चंस में 10 मिनट लगाने की, ठीक है। लेकिन मैं बस यही समझता हूं कि हाँ, आपको ऐसे कंसेप्ट से रूबरू होना है, आपको अपनी थिंकिंग इस तरीके से बढ़ानी है ताकि आप सवालों को आसानी से कर पाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, ये काफी हलवा सवाल है, इसमें कुछ दिया ही नहीं गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है देखो भैया बात ऐसी है, ये तुम्हारा बिंदु जो है वो डी है, और डी जो है वो है, और ई, ये दोनों के दोनों क्या है, मध्य बिंदु हैं। ये दोनों के दोनों बदमाश हैं, बहुत ज्यादा बदमाश हैं, और ये दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक। तो यहां पर हम इनको बोलते हैं कि भैया ये डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है एएफ का होगा और एसी का होगा। उसी तरीके से फिर बोला गया है जो एफ है वो मिड पॉइंट है। एफ किसका मिड पॉइंट है, तो एबी का, और जी मिड पॉइंट है किसका, तो एसी का। ये बात यहां पर हमसे बोली गई है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा गया यदि डीई का मान आपका जो है वो 2.4 है तो आप मुझे बताइए बीसी का मान कितना होगा। इससे आसान सवाल धरती पर मिला है? खुद बताओ कि अगर ये डी नाम का बंदा मिड पॉइंट है, यानी डीई का दोगुना कौन होगा, एफजी होगा। आपको अभी तो पीछे पढ़ाए थे कि अगर एक ट्रायंगल बनता है उसमें ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो इसका डबल जो होता है वो ये वाली भुजा। 2.4 का डबल कितना, तो 4.8। अब उसी तरीके से बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एबी का। जी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो ये 4.8 है तो इसका डबल कौन होगा, इसका डबल होगा ये, यानी ये 9.6 होगा। तो बोला गया बीसी का मान कितना है, तो 9.6 है, ठीक है। इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये। क्यों भैया, मिड पॉइंट है ना, इस वजह से, ठीक है। अगर ये मान लो मिड पॉइंट नहीं होता, एक ऐसा ट्रायंगल आपको दे दिया जाता जिसके अंदर 3 लाइनें दे दी जाती, 1 और 2 लाइनें दे दी जाती, और कहा जाता इसका अनुपात 1:2 है, मान लो, ठीक है। मान लो ये साइड 5 सेंटीमीटर होता, तो हमें पता है ये 1 है और पूरा का पूरा 3 है। मान लो पूरा का पूरा 3 है, तो यानी ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो 15 होगा। उसी तरीके से अगर हमसे कहा जाता इसका और टोटल का रेशियो 1:3 है, तो अगर ये 15 है तो बड़ा वाला कितना होता, 45 होता। इस तरीके से हम उत्तर देते हैं, जिस हिसाब से रेशियो होता है उस हिसाब से हम साइड देते हैं, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कोई भी ब्लॉक नहीं है गुलशन, आप ब्लॉक नहीं है, आप आराम से सवाल को देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है, तो बोला गया है देखो भैया आपको बनानी है एक त्रिभुज। आप बनाइए एक त्रिभुज नाम का, ऐसे बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक त्रिभुज बना दीजिए। बोले बना दिए, तो हाँ सर बना दिए, हम एक त्रिभुज बना दिए सर, एबीसी नाम का त्रिभुज बना दिए। बोला गया डीई और एफ जो है इसके मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट है, फिर बीसी का मिड पॉइंट है, फिर सी का। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 3 मिड पॉइंट बनाओ, मध्य बिंदु बनाओ, और तीनों मिड पॉइंट को फिर क्या करो, आपस में जोड़ दो। तीनों मिड पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे ताकि फायदा हो अपना। तो यहां पर हमने कहा डी जो है वो किसका मध्य बिंदु है, डी जो है वो, ठीक है, डी जो है वो इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, एफ इसका मध्य बिंदु है, हमने कर दिया यहां पर, ठीक है। सवाल में हमें एबी का मान दिया गया है, एबी का मान कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 12, ठीक है। एसी का मान कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर 15 दिया गया है, और साथ में हमें बीसी का मान कितना दिया गया है, तो हमें बीसी का मान 20 दिया गया है। सवाल में हमसे बोला है जो डीई है आपका, ये डीई, इसका आधा डीएफ का आधा, सीएफ का आधा। एकदम बच्चा वाला सवाल है, इससे आसान सवाल धरती पे देखे हो, एकदम आसान सवाल है। खुद सोचो
ठीक है, कि अगर मान लो यहाँ पर डी जो है वो मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट है, यानी पूरा का पूरा ये जनाब जो है 15 है, तो ये जनाब कितने होंगे, 15 का आधा 7.5। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा 20 है तो 20 का आधा ये कितना होगा, 10 होगा। उसी तरीके से ये 12 है तो 12 का आधा ये कितना होगा, 6 होगा। 10 6 16 और 16 और 7 23, 23.5 और 23.5 का भी आधा पूछा है, यानी 11.75 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 11.75 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डी और ई मिड पॉइंट है तो 15 का आधा 7.5, ये 20 है तो इसका आधा 10, वो 12 है तो उसका आधा 6, इनको जोड़ा तो आ गया हमारा 23.5। 23.5 का भी आधा बताना था तो 23.5 का आधा कितना होगा हमारा, 11.75 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। ठीक, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 पे देखो थोड़ा सा, 55 पे आ जाओ। सवाल में कहा गया है, ठीक है, मैच सीखना है तो धोनी से सीखिए और मैथ सीखना है तो आदित्य सर से। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। 55 नंबर सवाल में देखो बोला गया है, डी नाम का कोई पॉइंट है एसी पे, कौन से ट्रायंगल पे, एबीसी पे। पी क्यू जो है और एक्स वाई जो है वो एबी बीसी एडी और डीसी के मिड पॉइंट हैं। आपसे पीएक्स और क्यूआई का सवाल पूछा गया। ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। पीजीडब्ल्यू, ये सिंपल क्वेश्चन है, बता देंगे आप लोग, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आवश्यकता है मेरी। ठीक है, आ जाइए। इस बार का एक थोड़ा सा बढ़िया परी का क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी मेंस में आने की इस बार 100% संभावना है। इस बार के जितने प्री के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेंस में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसी कंसेप्ट पर आएंगे, थोड़ा सा डेटा को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन सवाल तो जरूर आएगा। बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत है बीसी का मान। अरे ये सवाल कर लोगे, बट देख लो एक बार, चूंकि अपडेटेड क्वेश्चन है तो एक बार देख लेते हैं। बोला गया एबीसी है, पी और क्यू जो है एबी और एसी के मिड पॉइंट है। देख लो, बाकी है सवाल बहुत हलवा। एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, पी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। आर एक पॉइंट है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। मान लो आर नाम का पॉइंट है, किसके ऊपर है, पी क्यू के ऊपर है। कि पीआर और किसका रेशियो है, देखो आर को यहां नीचे लेकर आ जाओ। पी से लेकर आर और आर से लेकर क्यू का जो अनुपात है वो 3:5 है। तो मान लो ये जो बटे हुए हैं 3:5 में बटे हुए हैं। सवाल में हमसे क्यूआर का मान दिया गया है, क्यूआर का मान दिया गया है 5 का मान कितना है, तो 5 का मान हमसे 20 दिया गया है, तो हमसे बीसी का पूछा है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 5 का मान 20 है, यानी 1 का मान 4 है, तो ये 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट है तो इसका पूरा मान कितना होगा, 8 का मान 32 हो जाएगा। और P और Q इसके मिड पॉइंट है, तो ये 32 है तो BC कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 का मान 20, 1 का मान 4, 8 का मान 32, 32 का दोगुना हो जाएगा 64। क्यों 32 का दोगुना होगा, क्योंकि भैया PQ मिड पॉइंट है तो इसका दोगुना नीचे वाली साइड होगी। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे। तो सवाल में जो है हमसे बोला गया है कि देखो ये दो लाइनें जो हैं वो समानांतर हैं। ये डी वाली रेखा इसके समानांतर है, ये वाली इसके समानांतर है। यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 5 है। तो हमसे इन दोनों का मान पूछा गया है। ट्राई करिए जरा एक बार इस सवाल को कि बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। एकदम सिमिलैरिटी के ऊपर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सेम तरीके से सिमिलैरिटी पे आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। मतलब एकदम मैं बोलूं ना तो हलवा क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है। हलवा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ी सी निगाहें जो है वो सटीक होनी चाहिए। कहते हैं ना, निशाना सटीक होगा तो
क्या कुछ नहीं, शिकार अच्छा होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपको इस सवाल का शिकार करना है तो आपको अपने निशाने को बड़े सटीक रखना पड़ेगा। ठीक है, सवाल में हमसे किसका किसका बोला गया है, तो ए और ईबी 4:5 बोला गया है, यानी ए से लेकर ई तक 4 है और ई से लेकर बी तक हमारा 5 है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये जो ये वाली सीधी वाली रेखा है ये इसके क्या है, समानांतर है। समानांतर है तो अगर ये 4:5 में है तो हमारी जो एडी होगी वो भी क्या होगा, 4, और हमारा जो डीसी होगा वो भी 5। अगर बेटा तुम 4 और 5 में हो तो हम भी 4 और 5 में होंगे। ठीक है, तो इसको अब मिटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको एक पल के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें समझ में आ गया कि भैया तुम 4 हो तो तुम क्या हो, 5 हो। ठीक है, अब जरा आ जाओ यहाँ पे, बाद में इसको पता चलना, देखो ये 4 है और ये 5 है, ये मन में ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा आ जाओ दूसरे वाले सिमिलैरिटी पे। दूसरे वाले में क्या, तो ये वाले ट्रायंगल पे गौर से देखना, जो ट्रायंगल बना रहा हूं ना उसमें देखना करो। जिस पैरेलल को कहा जाता है उसी पैरेलल को लिया जाता है। यहां पर जो समानांतर है वो हमारा एनडी है, वो किसके समानांतर है, ईसी के, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो ये साइड 4:5 में है, तो ये भी तो साइड 4:5 में होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई समस्या की बात। अगर ये 4-5 में है तो ये भी 4 और 5 में होंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर 4x है तो ये 5x होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 यूनिट का मान कितना है, तो बोलोगे सर 4 यूनिट का मान 9x है। 4 यूनिट का मान कितना है, तो सर 9x है। तो ये तो पूरा का पूरा 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट का मान कितना होगा वो बता दो। अगर 4 का मान 9x है तो 1 का मान 9x/4। ठीक है, तो 5 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का मान अगर इतना आता है तो 5 के मान के लिए इसको 5 से गुना कर देंगे ताकि हम 5 का मान बता पाए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो भैया, जो ये 5 और 4 ये 9x है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 4 यूनिट का मान है। कितने का निकालना है, तो 5 का निकालना है, यानी हम जो है कह पाएंगे कि 45/4x, यानी ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ये कितनी आएगी, तो 45/4 × x। ठीक है, मेरी बात को समझे, ये 4-5 था तो वो भी 4-5, तो फिर ये भी 4-5, इसको x मान लेते हैं। 4 और 5, 4 का मान अगर हमारा 9x दे रखा है तो 5 का मान 45/4। सवाल में हमसे NE और EB का रेशियो पूछा गया है। इतना आसान सवाल है, बताओ, NE और EB का रेशियो पूछा गया है। NE का मान कितना है, तो बोलोगे सर NE का मान 5x है, और EB का मान कितना है, तो 45/4x है। ठीक, कट्टम कुटाई खेलो, उत्तर लेकर आओ, बात खत्म, x से x खत्म, 5 से काटेंगे 9 बार में, 4:9 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4:9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। समझे? ठीक है, मैंने यहां पर क्यों जो है इसको भाग नहीं किया, ताकि मैं इसको काट पाऊं। भाग नहीं करना होता है हर वक्त। ठीक, आ जाओ एक और प्यारे से सवाल पे। छुटकू सवाल है 58। छुटकू सवाल है 58। देखो, बोला गया है दिए गए फोटो में AB, EF और CD जो है ये पैरेलल है। AB हो गया, EF हो गया और CD हो गया, सब पैरेलल हैं एक दूसरे के, सब समानांतर हैं। EG का मान कितना है, तो देखो EG का मान जो है हमसे छुटकू का मान दिया गया है, ये छुटकू को बोला गया है ये बेटा 5 है। GC का मान दिया गया है 10 है, समझ रहे हो। और फिर हमसे बोला गया है DC का मान, ये जो DC है ना आपका, DC कहाँ है छुटकू, ये DC 18 है। ठीक है, छोटू जो है 18 है। AB का मान हमसे दिया गया है 15 है। ठीक, और यहां पर हमसे AC का मान पूछा गया है। AC दूसरा कहां गया, तो यहां पर है AC, कि ये AC का मान कितना है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये सवाल कम से कम 3 बार आया हुआ है और 3 बार अलग अलग तरीके से इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ये मान 5 दे दिया जाता है, ये 10 दे दिया जाता है, ये 18 है, ये 15 है, और हमसे किसका मान पूछा जाता है, हमसे AC का मान पूछा जाता है। अब भैया हम ठहरे बिहारी, ठीक है, और बिहारी जो है वो तो शुरू से दमदार होते हैं मैथ्स में, तो अपन जो है इसको सेकंडों में बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बचपन में जब हम जन्म जब हमारा होता था ना, ठीक है, बचपन में तो जन्म खैर हर किसी का होता है। जब हमारे गांव में गुरुजी आते थे तो हमारी अंग्रेजी कितनी परफेक्ट है उनको इस बात से मतलब नहीं होता था, लेकिन अगर भैया मैथ में गलती हुआ ना, हाथ लाल कर देंगे मार के एकदम। समझ रहे हो, जमीन पे आदमी ऐसे बैठेगा, आएंगे, आने के बाद सवाल देंगे, तुम इंग्लिश कितना भी खराब बोल लो, वो दो गाली देके चलो ठीक है समझा देंगे, 2 बातें बोल देंगे, उनको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने मैथ के सवाल में गलती की
तो यूं समझ लीजिए आपने उनके ईगो को हर्ट किया है, ठीक है। उनका आप 10 लाख रुपए लेके भाग जाए, उनको उतना गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर उनके सवाल को आपने गलत कर दिया ना, तो भैया खाल खड़ी कर दे वहां पे। समझ रहे हो? तो ये कहानी होती है। ये तो खैर बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि एक लालटेन अपन जो है डिबरी जला लेते हैं कहीं पे, बीच में 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और वहीं पर गणित का अभ्यास जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहां से थोड़ा सा देन है, आप भी अपने मैथ्स को परफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब सवाल को देखो जरा, तो सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया है कि ये 5 है और ये कितना है? 10 है। यही तो बोला गया है, ईजी 5 है और जीसी 10 है, यानी इसका दोगुना, या ऐसा कह सकते हैं कि ये किस रेशियो में है? तो ये 5 और जो 10 है ना, ये 1:2 में है। आप मेरी बात को समझना, ठीक है। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ईजी और एफ की, और ट्रायंगल किसकी? तो ट्रायंगल डीजी और इसकी की। इसका साइड 5 और 10 है, यानी 1:2 है, यानी इसका प्रत्येक साइड 2 यूनिट है, तो छोटे वाले का प्रत्येक साइड कितना है? तो 1 यूनिट है। समझ में आ गया मेरी बात को? यानी अगर ये 18 है तो जो ईएफ होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे सर 9 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 9 होगा। समझ में आ गया? यहां पर 2 का मान 18 है तो 1 का मान कितना होगा? 9 होगा। अब यहां मोह माया को भूल जाओ। ये क्या कहता है? भूल जाओ। ट्रायंगल आ जाओ CAB में। ट्रायंगल CAB में आ जाओगे तो क्या होगा? CE, ठीक है। और बट्टे में कितना होगा? तो CE बट्टे में क्या आ जाएगा? तो CA आ जाएगा, बराबर, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को? CE और बट्टे में कितना आ जाएगा? CA बराबर हो जाएगा, ठीक है। CE बट्टे में CA बराबर होगा हमारा EF, ठीक है, बराबर होगा हमारा EF, और बट्टे में किसके? AB के। होगा कि नहीं होगा? बराबर बोलो जरा। तो CE का जो मान है वो कितना है? ये 5 है और ये 10 है, तो CE का मान तुम्हारा आ जाएगा 15। AC का मान तुम्हें पता नहीं है तो AC लिख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? EF और AB, EF को देखो जरा, तो EF 9 है और AB कितना है? 15 है, तो जरा यहाँ 9 लिख दो और यहाँ 15 लिख दो, बस हो गया, सवाल बन गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। AC का जो मान आएगा वो 5 × 5 25 आ जाएगा। खुश रहो, मस्त रहो, जीते रहो, जागते रहो, और ऑप्शन नंबर बी को सही करके आगे बढ़ो। समझ में आ गया? बोलो बूझे कि नहीं बूझे? हैं? कितना आसान सवाल है। ये 5 है और ये 10 है, तो बोले 1:2 है। 2 का मान 18 है, 1 का मान 9 होगा। अब ये 9:15 में है, तो इनको भी 9:15 में होना पड़ेगा। 9 का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 15 का मान कितना होगा? वही तो बताना था, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो सोचो, ठीक है। हैप्पी कुमारी, मोहम्मद दाऊद, श्यामलाल दास। 59 में क्या बोला गया है? दिए गए चलचित्र में, मतलब चित्र में, AE और अपन D का जो मान है वो कितना है? 2:3 है। बुझे? फिर बोला गया है जो BD है, यहां पर ये जो BD है ना, ये 2 है, और फिर बोला गया है ये जो DC है ये अनुपात 3 है, ठीक। और सवाल में हमसे AC की लंबाई दे दी गई है 760 सेंटीमीटर, और हमसे AE की लंबाई पूछी गई है, कितना होगा? प्रैक्टिस किस बुक से करें? हमारी शीट लगा लेते हैं ना, तो बस वही काफी है। हमारी शीट के अलावा कहीं और आपको प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं हमारे शीट के अलावा आपको प्रैक्टिस करने की। बनाइए, चलिए, आपको पूरा का पूरा वक्त दिया जाता है, काफी समय दिया जाता है, 2 मिनट दिया जाता है, चलिए, इस सवाल को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल जो है वो काफी बेहतरीन सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जरूर बनाइए। अभी सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर बनाएंगे ही नहीं तो संभावना बड़ी मुश्किल है, समझे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल के लिए। बनाओ बनाओ।
बिहार के दो शेर, एक खान सर और एक आदित्य सर। अरे भाई काहे खान सर से कंपेयर कर रहे हो, बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उनसे कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़े इंसान है वो, बहुत बड़े। ठीक है, चलिए काफी समय है, अब सवाल को देखिए। जब भी आपके ऐसे सामने सवाल आए ना, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक क्या है वो समझना। देखो ज्योमेट्री है ना, मजे मजे की चीज है, जितना मजा लोगे उतना मजा आएगा, ठीक है, और मजा नहीं लोगे तो उतना कष्ट देके जाएगा। बेकार में लोगों ने जो है ज्योमेट्री को बदनाम कर रखा है। कुछ भी टफ नहीं होता है, एक आधा सवाल कैलकुलेटिव होने से सवाल थोड़ी टफ होते हैं। अब इसको अगर मार्केटिंग में तब्दील कर दिया जाए और सिर्फ जहर 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 क्वेश्चन लाके बच्चों को कराया जाए, जिनका वास्तविकता कोई है नहीं, तो उन बेचारों को क्या पता है कि ये सवाल कैट का है कि जेट का है कि कहाँ का है। उनको बस ये पता है ज्योमेट्री है तो भैया बनाना है, क्योंकि ज्योमेट्री में कोई पकड़ नहीं पाता है कि ये सवाल कैट का है कि ये सवाल सीजीएल का है कि कहाँ का है। अलजेब्रा में आप पकड़ सकते हैं, आप किसी को ट्रिगो में पकड़ सकते हैं, आप ज्योमेट्री में किसी को नहीं पकड़ सकते कि वो सवाल कहाँ का है। और यही कहानी होती है कि ज्योमेट्री में खतरनाक क्वेश्चन करा करा के बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। लेकिन ऐसा हमें नहीं सीखना है। हमें जो करना है, हमें अपने पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो सीखनी है, उससे बाहर के दायरे में नहीं जाना। ठीक है, चूंकि ये सवाल सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे है, इस वजह से ये सवाल आपके शीट में दिया गया है। अगर ये सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पे नहीं होता, मास पॉइंट थ्योरम पर होता या कोई अंट संट किसी साइंटिस्ट के थ्योरम पर होता, तो वो सवाल मैं यहां बिल्कुल नहीं डालता। ठीक है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है उसके आधार पर जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपको जरूर देखने हैं। समरूपता के आधार पर है तो समरूपता पर ही ये सवाल बनेगा। यही और हमसे बोला गया है ईडी का मान 2:3 है। हमसे बोला गया है बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो 2:3 है। यही तो बोला गया है कि ये 2 है और ये 3 है और ये 2 है और ये 3 है। आपको कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, जब भी आपका ऐसा फोटो बने और फोटो में ये रेखा यहां खींची जाए और ये रेखा ऐसी खींची जाए, तो बस आपको समझ जाना है कि मेरे भैया ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, इस वाली रेखा के समानांतर एक रेखा बनाएंगे और वो इस वाले पॉइंट से बनाएंगे ताकि इसको करे और एक रेखा ऐसी खींचेंगे। इससे फायदा क्या होता है, इससे 2-2 बार सिमिलैरिटी लगती है और वो सीखो कि सिमिलैरिटी कहां लगती है। जैसे क्या हुआ, ये लाइन दिया गया था, इसके लाइन जैसे हमने पैरेलल एक लाइन खींचा तो पहली हम सिमिलैरिटी किस में लगाते हैं, तो ये छोटों में और ये पूरा बड़े वाले में। तो इससे क्या होता है, हमें मान लो ये x रेशियो y मिल जाता है कि ये x है और ये छोटका जो है ये y है। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी लगाओ, ये छोटे वाले में लगा देते हैं सिमिलैरिटी और पूरा बड़का में धके, तो ये और ये जो है हमें इसका सिमिलैरिटी मिल जाता है। उसी तरीके से रेशियो मिल जाता है। उसी तरीके से अब क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में जब हम आते हैं ना, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में आते हैं तो देखते हैं ये इसके पैरेलल बन ही रखा है, हमने तो ड्रॉइंग किया है। तो जिस रेशियो में ये होगा और ये होगा उसी रेशियो में ये दोनों भी होंगे। तो मानो एक पल के लिए हम आपको ऐसे समझा दें कि ये 1:2 आया और यहां से मुझे पता चला क्या कि ये 5 मान लो 7 आ रहा है। ठीक है, ये मान लो या ऐसे समझ लो कि ये 2 कितना आ रहा है, मान लो यहाँ पर ये 2 यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। लेकिन अगर ये मानो ऐसे आ गया, जैसे मानो 7:5 आ जाए, ये 1:2 में है, ऊपर वाले 7:5 में है, तो मुझे पता है भाई साहब, देखो बात ऐसी है, अगर मैं मानो यहाँ a मानता हूँ, b मानता हूँ और c मानता हूँ, तो ab जो है वो वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ab हो गया, फिर यहां मान लीजिए bc हो गया और ये d हो गया, फिर हमारा एक पॉइंट BC हो गया और फिर हमारा पॉइंट CD हो गया। अगर ये अलग अलग अनुपात में आते हैं तो उस अनुपात को कैसे हल किया जाता है हम आपको बता रहे हैं। कैसे कैसे अनुपात में किस किस के बारे में बात कही जा रही है, तो पॉइंट B है, पॉइंट C है, पॉइंट D है, आपको अभी आने वाले सवालों में पता चलेगा। मान लो ये रेशियो 1 है और ये रेशियो 2 है, ये 1:2 में है। ठीक है, यानी हमें पता है CD अगर वैल्यू 1 है तो हमारा BC कितना है, 2 यूनिट है। लेकिन जब हम इसमें सिमिलैरिटी लगाएंगे तो इसका तो एक अलग अनुपात आएगा, AB और BC एक अलग अनुपात में होंगे। हो सकता है हमारा यहाँ पर AB 5 हो तो BC 7 हो, तो हमने लिखा यहाँ AB 5 है तो AB का संबंध BC के साथ कैसे है, तो 7 है। याद रखना, इन दोनों का संबंध लिख रहे हो तो इनको एक लाइन में, और इन दोनों का संबंध लिख रहे हो इनको एक लाइन में। जब आपका रेशियो मेथड में इतना आ जाता है तो आपको ये बात पता है कि इस लाइन में 2 के बगल में कोई नहीं है तो 2 अपना साथ निभाएगा और अपने जो है एकदम कर्ज जो है वो निभाएगा पूरा का पूरा। उसी तरीके से 7 है, 7 के बगल में
कोई नहीं है तो साथ अपना साथ इसको दे देगा, यानी अपना जो है एकदम सपोर्ट इसको दे देगा, तो ये 7 हो जाएगा, यानी रेशियो हो जाएगा 10, 14 और 7। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां से लेकर यहां 10 यूनिट, यहां से लेकर यहां 14 यूनिट, यहां से लेकर यहां 7 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से हम रेशियोज को निकालते हैं। कब निकालते हैं? अब ये पूरा का पूरा पीछे हिडन कंसेप्ट है, लेकिन ये हिडन कंसेप्ट किसके ऊपर है? तो ये बात हमें हमेशा सीखना है कि जब भी हमारा ट्रायंगल ऐसा दिया जाता है, उस केस में हमारा ये लाइन और ये लाइन दिया जाता है, तो सबसे पहला काम होता है कि इसके पैरेलल आप एक लाइन को बनाइए। जैसे आप इसके पैरेलल एक लाइन को बनाते हैं तो आपको ये मान लो 1:2 में आ जाता है। ये दोनों पैरेलल होते ही हैं, अगर ये 2 हैं तो मान लो ये 4, 4:1 के रेशियो में। इस तरीके से कुछ भी करके अपना अपना रेशियो आ सकता है, लेकिन यहां पैरेलल बनाना होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दिए गए सवाल में, चलचित्र में। ठीक है, दिए गए सवाल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, सेम कंसेप्ट पर पूछा गया। तो हम जो है आ जाते हैं अपने फोटो पे, और फोटो पे चलते हैं कि भैया पूछा क्या क्या गया है और दिया क्या क्या गया है। तो 2:3 दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, बस एक फोटो बनाना है। फोटो मतलब एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन क्या खींचनी है? तो यहां से लेकर यहां तक एक लाइन खींचनी है। लाइन का कलर किसी और से दे दिया जाए, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि ये सवाल में पहले से दिया गया था, ये लगे कि हमने इसको बनाया है। अब देखिए, जैसे मानिए हमने एक रेखा खींची और डी और मान लो एक्स नाम की एक रेखा खींची है, डी और एक्स नाम की एक रेखा खींची है, और ये डी एक्स नाम की रेखा हो गई। अब सवाल में देखो तो सी एक्स डी और सी एफ बी ये दोनों ट्रायंगल हो गए। ये 3:2 में है, तो ये भी किस अनुपात में होंगे? 3:2 में होंगे। तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। फिर आ जाओ ट्रायंगल ए डी और एक्स में, ठीक है, ये 2:3 में है, तो ये भी जो होंगे वो हमारे 2:3 में होंगे। कितना आसान हो गया बताओ। अब जरा कौन कौन सा पॉइंट है? तो पहला पॉइंट ए एफ है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो एफ एक्स है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तो एक्स सी है। मुझे बताओ ए एफ और एफ एक्स, AF और FX किस रेशियो में होंगे? तो बोलोगे सर 2 और 3 में है, यहाँ पे ये दोनों रेखा जो है इसके पैरेलल है, ये 2 और ये 3 में है, तो ये भी 2 और 3 में होंगे। तो AFX और FX का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर 2:3 होगा। उसी तरीके से मुझे बताइए, अगर ये 3:2 में है तो ये भी 3:2 में है, यानी FX और XC 3 रेशियो कितना हो जाएगा? देखो FX और FC यहां पर कितना हो जाएगा? 2:3। 2:3 है तो 2:3 रहेगा। FX XC, FX और XC का साथ जो हो जाएगा वो 2 और 3 का हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों का जब संबंध आप स्थापित करेंगे तो एक लाइन में, इन दोनों का रिलेशन लिखेंगे तो एक लाइन में। अब इस लाइन में 3 का सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो 3 अपना सहारा दे देगा। 2 के सपोर्ट में कोई नहीं है, तो 2 के सपोर्ट में 2 आ जाएगा। 2 × 2 हो जाता है 4, 3 × 2 6 और 3 × 3 9। 4, 6 और 9 का रेशियो बनेगा। 4, 6 और 9 का रेशियो बनेगा, यानी A से लेकर F तक 4 है, F से लेकर X तक 6 है, और X से लेकर C तक 9 है। 4, 6 और 9, 4, 6 और 9, यानी यहां से जो लाइन खींची है ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट और ये 9 यूनिट आ गया। सवाल में AC का मान 760 है, ये पूरा का पूरा 760 है, और ये 760 कितने यूनिट का मान है? तो 6, 4, 10, 9, 19 यूनिट का मान है। हमसे किसका मान पूछा गया है? AE का मान पूछा गया है। A से लेकर E तक का मान, A से लेकर E तक का मान, मतलब हमसे जो है आप ऐसे समझ लो, A से लेकर E तक पूछने का मतलब है A से लेकर F तक पूछने का मतलब, यानी हमसे 4 यूनिट का मान पूछा गया है। 19 से काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, 40 × 4 जो है वो 160 हो जाएगा, और 160। और असल में ये जो है A से लेकर E नहीं पूछा गया है, A से लेकर F पूछा गया है। यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। AF हमसे पूछा गया है, AE नहीं पूछा गया है, ठीक है। AF हमसे पूछा गया, इस बात का ध्यान देंगे। AF का मान हमसे पूछा गया है, ना कि AE का मान। यहां पर AF है और यहां पर जो है AF है, ठीक है। AF का मान हमसे पूछा गया है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आया हर किसी को? इसका उत्तर कितना होगा? D फॉर दिल मांगे मोर। आ जाओ प्रश्न संख्या 60 पे, जरा थोड़ा यहां भी तहलका मचाया जाए। बढ़िया सवाल है, बहुआ सवाल है, करेंगे, ठीक है। सर ये रेशियो बैलेंस कैसे किया?
यही तो बताया मैंने रेशियो को बैलेंस करने का तरीका। रेशियो को बैलेंस मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि AF और FC, देखो AF और FX किस रेशियो में, 2:3 में। तो AFX और FX जो है वो किस अनुपात में है, 2:3 में है। फिर मैंने कहा FX और XC किस अनुपात में है, तो FX और FC जो है वो किस अनुपात में है, तो 2:3 में। तो FX और FX देखो ये 2:3 में, यहां ये 3 है, यहां ये 2 है। तो मैंने कहा 2 के बगल में कोई नहीं तो 2 लिखो, 3 के बगल में कोई नहीं 3 लिखो, गुना करो गुना करो गुना करो। इस तरीके से रेशियो बैलेंस होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अगर मान लो एक बात कहता हूं, मैं मान लो 3 लोग हैं, A है, B है और C है। अगर A और B का रेशियो 1:2 है और B और C का रेशियो 3:5 है, तो बैलेंस कैसे करते हैं। A और B का 1:2, B और C का रिलेशन 3 और 5 का है। 3 के बगल में कोई नहीं 3 लिख दो, 2 के बगल में कोई नहीं 2 लिख दो, तो रेशियो हो जाएगा 3, 6 और 10 का रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। रेशियो नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है भैया, चलो मानो, लेकिन क्या हम उसके कंसेप्ट को तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक आधा कंसेप्ट आया तो क्या तुम सवाल छोड़ दोगे, हैं? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 में। बोला गया है एक त्रिभुज ABC है, दिया गया था AB का मान, AC का मान, BC का मान, D और E जो है मध्य बिंदु है इनके। ठीक है, F जो है BC पर है, BF FC का मान है। ये सवाल आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम बउआ सवाल है, कर सकते हो। वही सिमिलैरिटी के एकदम घिसा पेटा पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये जो आसान है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जो अच्छे सवाल है वो मैं खुद करवा दे रहा हूं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। AB बराबर BC दे रखा है, ACB का मान 50 है, D एक पॉइंट है AC के ऊपर, AD बराबर BD है, इज अ पॉइंट ऑन। चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं और एक बार इसको बनाकर देखते हैं कि सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, मान लो हमसे बोला गया है ABC नाम का एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये त्रिभुज में हमसे क्या बोला गया, दिस इज अ पॉइंट ABC, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। AB जो है वो हमारा किसके बराबर है, AB हमारा BC के बराबर है। एंगल ACB का जो मान है वो कितना है, एंगल ACB का मान हमारा 50 है। ठीक है, बोला गया D नाम का एक पॉइंट है किसके ऊपर, AC के ऊपर। मान लो D नाम का पॉइंट यहां पर कोई है। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है AD जो है वो BD के बराबर है, यानी यहां से एक रेखा खींचनी है और यहां बताना है कि देखो भैया जहां A से लेकर D तक का जो मान है, ये जो मान है वही मान इसके बराबर है। ठीक है, वही मान इसके बराबर है। अब मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। पहले सवाल में बोला गया था AB और BC बराबर हैं, AB और BC बराबर हैं। हमें पता है अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है। ये अगर 50 है तो ये भी डिग्री कितना होगा, 50 होगा। समझ में आ गया मेरी बात को, ये 50 तो ये भी 50। फिर सवाल में अब बोला जाता है कि AD हो गया और हमारा BD हो गया, ये AD और BD बराबर है, यानी ये 50 है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, तो बोलोगे सर 50 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों आ गया भैया, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब सवाल में बोला गया है E नाम का एक पॉइंट है BD के ऊपर, ये BD है और यहीं पर कहीं E नाम का पॉइंट भटक रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है बेचारे की। तो मान लो यहाँ पर E नाम का पॉइंट हमने बना दिया, E नाम के पॉइंट को अलग कलर से कर दो, मान लो E नाम का। तो सवाल में हमसे क्या बोला गया है, हमसे सवाल में ECD का मान पूछा गया है, ECB। ठीक है, EAD का मान कैसे पूछेगा भाई, सवाल में EAD का मान पूछा है। चलो EAD का मान पूछा है तो EAD का मान ज्ञात करते हैं। ये हमारा EAD है और इस EAD का मान ज्ञात करना है कि EAD का मान कैसे निकलेगा। मुझे जहां तक लगता है इसको ECB का मान पूछना चाहिए था या ECD का मान पूछना चाहिए था। ठीक है, सवाल में EAD का मान बोला गया है। बताइए, EAD का मान पक्का सवाल में यही पूछा गया। चलो
देखो सवाल में जैसे मैंने कहा ना, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? ये 50 है तो ये 50 इसीलिए होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। उसी तरीके से अगर ये 50 है तो ये 50 इसीलिए होगा क्योंकि जो हमारा AD है वो हमारे BD के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है एक त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। 50 50 100 50 150, तो ये वाला मान कितना होगा? तो ये वाला मान हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 50 और ये 50 है, देखो ये 50 है और ये 30 है, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा? तो बोलेंगे सर 80 डिग्री होगा। ठीक है, इस वाले कोण का जो मान होगा वो कितना होगा? तो 80 डिग्री होगा। समझ में आ गया बात? और कहीं पर कुछ बात कही गई है? ये कोण 50 एक पॉइंट है, AD इस तरीके से है, इज अ पॉइंट। BE हमारा CD के बराबर है। BE हमारा जो है, ठीक है, BE बराबर CD, सवाल में BE बराबर CD भी दिया गया है। इससे कोई फायदा है? E is a point on BD such that BE जो है, ये जो BE वाली जो रेखा है वो बराबर है किसके? तो वो बराबर है हमारे CD के। ठीक है, मुझे तो सवाल में काफी गड़बड़ी लग रही है। BE वाली रेखा को बराबर होना होगा EC के, और तब वो हमसे ECD का मान पूछ सकते हैं। BE जो है वो CD के बराबर है। अगर BE जो है अगर मानो CD के बराबर है इस वाले पॉइंट के, तो इसका कोई तुक बनता है? बताओ। ये BE हमारे CD के बराबर है। कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ये। ठीक है, देखो BE जो है वो हमारे किसके बराबर है? CD के बराबर है। अगर हमारा BE जो है वो CD के बराबर है तो इससे फायदा हमें क्या होने वाला है? सिमिलैरिटी में फायदा होगा। क्योंकि भाई देखो साइड तो दोनों एक वर्टेक्स से नहीं है। अगर एक ही वर्टेक्स से होते तो हम एंगल को बराबर भी करते। यानी हम अगर ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल लेते हैं, फायदा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अगर हम छोटे वाले को बड़े वाले के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक कोण मिल जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी साबित करने का फायदा। अगर मानो यहां पर जो है ट्रायंगल में 30 है, पता इस सवाल में छोटा सा मुझे करेक्शन लग रहा है, करेक्शन को करेंगे। सवाल में BE बराबर हमसे EC बोला जाएगा। ठीक है, करेक्शन को करिए, BE बराबर EC बोला जाएगा और हमसे जो फाइंड करवाया जाएगा वो भी डिफरेंट है। ठीक, करेक्ट करिए। सवाल में BE बराबर जो है वो EC है और हमसे जो फाइंड करवाया जाएगा एंगल ECD का मान, एंगल EC और D का मान फाइंड होगा। BE बराबर जो है वो क्या आएगा? BE बराबर एंगल ECD का मान पता करो कितना होगा, और BE बराबर हमारा EC हो जाएगा। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा है, भैया तुम 50 हो तो तुम 30 हो। ठीक है, ये 80 है। बोला गया जो BE वाली रेखा है वो हमारे EC के बराबर है। अब ये दोनों रेखाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो ये कोण 30 है, ये पूरा का पूरा 50 है। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? तो ये भी 30 होगा। पूरा 50 है तो ये कितना होगा? 20 होगा। तो हमारा ECD का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 20 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? ECD का मान हमसे पूछा गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल को देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। मतलब यूं समझ लो आप इसको डबल स्टार क्या 5 स्टार दे सकते हो। ये इतना खूबसूरत प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, सवाल में आपको बोला गया है दिए गए फोटो में जो AG है वो किसके समानांतर है? तो AG हमारे CD के समानांतर है। सवाल में हमसे बोला गया है AG जो है, AG और AC का जो मान है, AG अगर मान लो 2x है तो पूरा का पूरा AC का मान 7x है, इस अनुपात में है। सवाल में बोला गया है अगर BG जो है AD को F पर मिलता है, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट F पर काटता है, उसी तरीके से यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली रेखा, इसके जो है वो क्या है? समानांतर है, ये पैरेलल दिया गया है। फिर सवाल में हमसे बोलता है FG और EC का मान बता दीजिए कि भैया ये FG कितना होगा और आपका जो है ये EC कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। मतलब अब ट्रायंगल के अंदर रेशियो ना पूछ के अब ट्रायंगल के बाहर वाले के साथ आपसे अनुपात पूछा गया है। तो बता दीजिए कि यहाँ पर ये अनुपात कैसे होगा, FG और हमारा EC का अनुपात कैसे निकालेंगे आप। ठीक है सर, अरिथमेटिक भी स्टार्ट कर दो है?
सब स्टार्ट होगा भैया, पढ़ो पहले, थोड़ा सा इसको पढ़ो, बहुत बेहतरीन सवाल है, बनाओ इसको जरा, बहुत प्यारा सवाल है। सर ये क्वेश्चन है या बिल्डिंग, अब जो भी है बस यही है, यूं समझ लो, ठीक है। बनाया जाए सवाल। अरे बहुत आसान प्रश्न है यार, आप लोग फालतू का डरते हो, बताओ इतना आसान क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी के ऊपर इतना बेहतर प्रश्न है, हैं? बताओ आज तक देखी है कभी ऐसा क्वेश्चन किसी के शीट में? मिलेगा भी नहीं, दुनिया ढूंढना नहीं जानती, चेपना जानती है, ठीक है। एजी हो गया, एसी हो गया, कभी बनाना पड़ता है ना खुद से तो मजा आता है। अब सवाल को देखो, जैसे मानो क्या हो गया, हमारा संबंध दिया गया है सवाल में एजी और एसी का, तो भैया हम बोलेंगे यहां पर ये हमारा एजी है और ये हमारा एसी है, और बोला गया है कितना, तो 2/7। यही बात तो कहा गया है, एजी बटे में एसी 2/7 है। फिर बोला गया हमसे बीजी जो है वो एडी पर मिलता है, कहां पर, एफ पर, और लाइन थ्रू सी पैरेलल बीजी फलाना ढकाना जो भी चल रहा है। If a line BG meets AD at F and the line through C parallel to BG meets AD at E, इस तरीके से, तो हमसे बोला गया है FG, कहाँ गया भैया FG, फौजी, और उसके बाद EC का मान हमसे पूछा गया है, यानी ऐसा कह सकते हो GF और EC का मान हमसे पूछा गया है, GF और EC का मान हमसे पूछा गया है, GF बटे में EC का मान हमसे पूछा गया है कि ये मान क्या होगा। एकदम सरल भाषा में सवाल को आपके सामने पेश कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हमसे AG और AC का मान दे दिया गया है और हमसे GF और किसका मान पूछा गया है, तो EG का। बहुत ही सरल और एकदम प्रश्न जो है वो है हमारे सामने। मान लो कुछ पल के लिए आप इस सवाल को ऐसे समझो, एक पल के लिए आपको इस सवाल बनाना है, आप समझो कि इसको कैसे बनाएंगे। आप क्या करो, यहां पर देखो ये जो रेखा जा रही है ना, इसी रेखा को यहां पर खींचो, थोड़ा सा आगे लेकर जाओ, ठीक। कलर बदल देंगे इसका ताकि पता चले कि हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है अलग से और ये सवाल में नहीं दिया गया था, ऐसे प्रतीत होना चाहिए ना, ठीक है। यहां से ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, उसके अलावा हमें एक और लाइन यहां से ड्रॉ करना है, वो यहां पर ड्रॉ करना है और ले जाना है और इसको वहां पर क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ले जाना है और इसको क्या करना है, मिला देना है। क्यों मिलाएंगे, ताकि हम सही तरीके से सिमिलैरिटी का जो है इस्तेमाल कर पाए। अब हम यहाँ पर मान लो इस पॉइंट को x नाम देते हैं, तो हम यहाँ ये बात बोलेंगे कि देखो भैया जो BG है वो पूरा का पूरा पैरेलल है किसके, CX के पैरेलल है, क्योंकि ये BF वाली रेखा अगर इसके पैरेलल है तो इसको अनंत तक ले जाएंगे और इसको भी अनंत तक ले जाएंगे, तो ये पूरी लाइन इस पूरे बड़े वाले के क्या होगी, समानांतर होगी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये पूरी लाइन जो है ये बड़े वाले के क्या होगी, समानांतर होगी यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी लाइन बड़े वाले के क्या होगी, समानांतर होगी। अब जरा सवाल में देखिए, सवाल में देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर देखो AG अपॉन AX बराबर होगा AB अपॉन किसके, AC के, ठीक है। यहां पर रिलेशन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर AG, ठीक है, AG और बट्टे में हम ऐसा कह सकते हैं कि AX बराबर होगा किसके, तो AB बटे BC के, AB बटे किसके, AC के, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात यहाँ पे, ठीक है। साथ में जब आपने यहाँ पर इसको सिमिलर बनाया है तो उसके बाद और क्या क्या कंडीशंस आपके हो सकते हैं, क्या आप यहाँ पर इन ट्रायंगल्स के अंदर जो है कहीं पर कुछ और भी कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हो, क्या इसके साथ कोई यहाँ पर हो सकता है, देखो यहाँ पर ये दो वर्टिकली यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, क्या इनके साथ कोई आपके साथ ऑप्शंस लगा सकते हैं, बताइए, ठीक है। ट्राई करिए आप इसको, बढ़िया से ट्राई करिए, देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। AG का मान हमारे सामने कितना दिया गया है, 2x दिया गया है, और हमारे सामने AC का मान कितना दिया गया है, 7x दिया गया है, 2/7 हमसे कहा गया है। तो AB और AX का भी मान उसी रेशियो में आ जाएगा, AB और AX का भी मान आ जाएगा, AB और AX का भी मान आ जाएगा, तो हमसे GF इतना आसान पूछा गया हम उसका बता सकते हैं। अब देखो GF और EC हमें निकालना है, अब GF और EC हमें निकालना है तो हमें कैसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हमें इस वाले पार्ट में लेना पड़ेगा ट्रायंगल, हमें इस वाले पार्ट में ट्रायंगल को स्थापित करना पड़ेगा। AG और GX का हमें रेशियो निकाल के उस तरीके से करना पड़ेगा। सॉल्व करिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास और देखते हैं कि सबसे पहले किसकी बुद्धि काम करती है और कौन सबसे पहले मुझे आंसर दे रहा है।
सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है वो देखा जाता है। सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखा जाए किसका आंसर आ रहा है। बना किसी से? देखो सवाल बहुत आसान है, फोटो भी बना दिया है मैंने, इतना आसान है, बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना है। फोटो नहीं बनाया होता तो मैं समझता कि मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जब फोटो बना दिया है तो बहुत आसान है। सामने है फोटो, बच्चे कह रहे हैं सर लिख के दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए। अरे क्वेश्चन क्या दिखाएं, लिखे हैं ससुरा, तुम देखो ना यहां से। सबसे बढ़िया देखो, वर्टिकली कहां लगाओगे जरा सोचो। सोच लिए? देखते हैं, चलते हैं, सवाल को समझते हैं और सवाल में एक एक बातों को समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे मानो एक काम करो, हम इसको ज्वाइन करके ले गए। क्यों ज्वाइन करके ले गए? हम सिमिलैरिटी कैसे लगाते हैं? तो सिमिलैरिटी एबीजी से लगाते हैं और हम एसी एक्स से लगाते हैं। लेकिन हमको कौन सा साइड चाहिए? हमको जीएफ चाहिए। और जीएफ वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है? जीएफ वाला पॉइंट तो हमको इसमें मिल रहा है। अब जीएफ वाला पॉइंट हमको उसमें मिल रहा है और ईसी पॉइंट चाहिए हमको। ईसी किस में मिल रहा है? तो ईसी मिल रहा है। जब हम सिमिलैरिटी लगाए हैं तो अगर हम मान लो ऐसे सिमिलैरिटी लगाते हैं तो इसमें हम बीएफ को ले सकते हैं और इसी को ले सकते हैं, लेकिन जीएफ तो मिलेगा नहीं। दूसरा जीएफ लेने का तरीका क्या हो सकता है? जीएफ लेने का तरीका मतलब गर्लफ्रेंड किसी और के लेने का तरीका नहीं बता रहे हैं, यहां पर हम साइड निकालने का तरीका बता रहे हैं। पता चले कि मीम बना दो वीडियो निकाल के और यूट्यूब पे डाल दो कि सर ने बताया गर्लफ्रेंड बनाने का तरीका, गजब हाल है, मतलब ऐसे नहीं। अब जीएफ देखो तो जीएफ जो है वो यहां से भी उठा सकते हो, लेकिन जब यहां से उठाओगे तो जीएफ उठाओगे तो बेचारा तुमको ईएक्स मिलेगा, ईसी तो मिलेगा नहीं। तब यहां पर छोटा सा दिमाग लगाओ और अपना छोटा दिमाग जो पीछे दिया गया उसका इस्तेमाल करो। आप बोलोगे सर देखो ये वाली रेखा इसके समानांतर है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और चूंकि हमारा AX जो है वो CD के पैरेलल है तो ये वाला कोण हमारा इसके कोण होगा। यानी अगर देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट से। यानी अब एक पल के लिए इसको मिटा दे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं अगर ये वाला मान थीटा है तो ये वाला मान थीटा होगा? बोलो हाँ या ना, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? दूसरा बात, अगर ये मान अगर मान लीजिए आपका गामा है, ठीक है, तो एज एक्स वाली जो लाइन है वो हमारी किसके समानांतर है? इसके समानांतर है, तो ये वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा? गामा होगा। अब आप त्रिभुज AFG में देखिए, ठीक है, और त्रिभुज EC और D में देखिए, आपके दो कोण दोनों कोण के बराबर हैं तो पक्का तीसरा वाला भी तीसरे वाले के बराबर होगा। मतलब आपके इमेजिनेशन का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। दो ऐसे ट्रायंगल के बीच में जो है समरूपता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर एक दूसरे से वो टच भी नहीं कर रहे हैं, और ये अपने आप में इस सवाल को काफी यूनिक बनाता है। जनरली हम उन ट्रायंगल के बीच में जो है सिमिलैरिटी लगाते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को दूर दूर तक टच नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में एक मोटा सा चौड़ा सा ऐसा पट्टी जा रहा है जो इनको अलग करता है, उनके में हम सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। कैसे लगाते हैं? हमने कहा ये थीटा है तो थीटा होगा, गामा है तो गामा होगा। अब हम यहाँ पर एक एक बातों को समझते हैं।
देखो जो एंगल F है, तो एंगल F के सामने मैंने कहा था नहीं, ये 2x हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 7x दिया गया है, यही बोला गया यहाँ पे 2:7 है। F के सामने वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर F के सामने जो वैल्यू है वो कितनी है, F के सामने 2x है, तो हमने कहा F के सामने उसके में 2x है। ठीक है, F कौन सा है, थीटा और गामा, तो मान लो यहाँ पर ये अल्फा हो गया, अल्फा ना कह के आप इसको फाई भी नाम दे सकते हो, ये फाई है, ये फाई है। तो फाई के सामने 2x है, तो इसके फाई के सामने कितना है, तो बोलेंगे सर CD है। ठीक है, अब यहां पर देखो उसी तरीके से यहां पर थीटा के सामने देखो, अब यहां पर हमें GF पता करना था ना, तो ये गामा, गामा के सामने कितना है, GF है, तो बोलेंगे सर गामा के सामने जो है वो हमारा GF है। ठीक है, तो यहां पर गामा के सामने बड़े वाले में कितना है बताओ, गामा के सामने बड़े वाले में कितना है, तो बोलोगे सर 7 है। कितना है मेरे भाई, तो 7 है। ठीक है, GF अपॉन EC। ठीक है, सॉरी यहां पर तो इस ट्रायंगल है ना, गामा के सामने यहां पर कितना आ जाएगा, तो हमारा EC आ जाएगा, यहां पर हम बोलेंगे GF अपॉन EC आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज SC 2x अपॉन इतना, कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाएंगे। गामा के सामने हमारा C है और यहां पर गामा के सामने, ठीक है, गामा के सामने हम ये भुजा को लेंगे और ये भुजा जो है हमारी, ठीक है, देखते चलो, इसके सामने हमारा जो है वो 2x है फाई के सामने, तो फाई के सामने हमारा यहां हमें CD लेना पड़ेगा, और जो CD वाली रेखा है वो किसी के बराबर है क्या, सवाल में कुछ और भी दिया गया है। ठीक है, AG is parallel to CD, AG is parallel to CD, AG अपॉन AC। अब इसके बीच में एक रिलेशन साबित करना होगा, GF अपॉन EC का जो मान है वो 2x अपॉन CD है, GF अपॉन, हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम बहुत प्यारा सवाल है। देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी साबित कर दिए हैं, तो यहाँ पर अब जो है हमारा GF अपॉन, देखो GF अपॉन EC का मान हमसे बोला गया है, GF अपॉन EC का मान हमने कहा कि तुम्हारे सामने 2 है और मेरे सामने जो है ये वैल्यू 7 जो है वो AC में आ रहा है। क्या बड़े वाले में भी जो है सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगा, बड़े वाले में भी एक सिमिलैरिटी का चक्कर देखना जरा, बड़े वाले में सिमिलैरिटी का, उस छोटे ट्रायंगल के साथ अगर हम बड़े वाले का सिमिलैरिटी लगाते हैं, कोई फायदा मिलने वाला है। AG का मान अगर 2 है, चेक करेंगे एक बार, ठीक है, एक बार चेक करिए, इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एक बार मैं चेक करता हूं उस सवाल को, कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया ये सवाल में। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, देखो ऐसे सवालों का आंसर जो दिया गया होता है वही होता है। बिल्कुल, सवाल में जो गड़बड़ है वो यहां पर ये गड़बड़ है, AC नहीं दिया गया है यहां पे, सवाल में यहां पर जो है ये शब्द गलत है। ठीक है, यहां पर ये जो है ना AG है और यहां जो है CD है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये हमारा CD दिया गया है, उसी तरीके से यहां पर भी आप इसको करेक्ट कर लेंगे और ये हमारा कितना दिया गया है, CD दिया गया है। ठीक, ताकि दोबारा से हम आपको सवाल को बता पाएं कि भैया ये जो है ये आपका CD दिया गया है। ठीक है, और यहां पर भी जो है आप इसको पूरा 7 ना मान के आप ऐसा कह सकते हैं कि ये AG अगर 2 है तो हमारा CD कितना है, तो ये हमारा 7x है, AG बट्टे में कितना है, CD है। ठीक है, यहां पर हमें जो है वो CD दिया गया है, CD को देखेंगे 2/7 है। अब देखिए सवाल कितना खूबसूरत बन जाता है, बहुत प्यारा सवाल बन जाता है। सवाल में हमसे कहा गया है कि ये 2 है और ये तुम्हारा 7 है। ठीक है, और तुम्हें क्या बताना है, तो तुम्हें जो है यहाँ पर GF का मान और साथ में इसका मान बताना है। अब ये देखो 2:7 है ना, बहुत आसान है, आप ऐसे मेरी बात को समझो, कोई ज्यादा टफ नहीं। अगर ये 2:7 है तो ये भी हमारा 2 और ये भी हमारा अनुपात 7 होगा। ठीक है, आप इसको जब सामने लेकर जाओगे, जब बड़े वाले ट्रायंगल में बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये भैया 2:7 है, और आगे चलकर ये मिड पॉइंट भी साबित कर दोगे ना, तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, तो 2:7 आप ऐसे साबित कर सकते हो। देखो ये 2 है
तो ये पूरा का पूरा 7। मैं कहता हूं आपसे एक पल के लिए मेरी बात को समझना। आपका एग्जामिनर आपको लॉलीपॉप दे गया और कुछ नहीं दिया, उसने मैंने कहा अगर आप परीक्षा हॉल में बैठे होते और आपको इतनी बातें समझ में नहीं आती तो बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पर इस सवाल को बनाना। आप सिंपल ये कहते कि छोटे वाले की एक भुजा 2 है तो बड़े वाले की एक भुजा 7 है। हमसे जीएफ पूछा गया जो छोटी वाली की भुजा है और हमसे ईसी पूछा गया जो बड़ी वाली की भुजा है, तो फिर से छोटी वाली भुजा की 2 होगी, बड़े वाली की भुजा 7 होगी। अगर ये आप तब तुक्का मारते जब आप सिमिलैरिटी स्थापित नहीं कर पाते। आप यहाँ पर सिमिलैरिटी स्थापित कर पाए हैं तो आपको मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कोई तुक्का मारने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का। ठीक है, बिल्कुल 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30। चलिए आ जाइए, सवाल देखिए। सवाल में 63 में क्या बोला गया है, एबीसी एक त्रिभुज है, एडी जो है वो एबीसी का मीडियन है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस सवाल को देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, बना पाएंगे। एबीसी जो है वो क्या बोला गया है, देखो एबीसी नाम का एक त्रिभुज है हमारा। एबीसी त्रिभुज में क्या बोला गया है, एडी जो है वो हमारा मीडियन है। यहाँ पर मीडियन कौन होता है, जो इस भुजा को बराबर भागों में काटता है, माध्यिका बोलते हैं। एफ नाम का पॉइंट है एसी के ऊपर। अब भैया एसी कहां से आ गया, तो ये इसके ऊपर कौन पॉइंट है, तो एफ नाम का पॉइंट है। ठीक, फिर उसके बाद हमसे कहा गया है जो बीएफ है, ये बीएफ इसको कहां मिल रहा है, तो बीएफ एडी को किस पर मिल रहा है, बीएफ एडी को ई नाम के पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, और ई नाम का जो पॉइंट है ना, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। हमसे एएफ और एफसी का रेशियो पूछा गया है। याद करो वो दिन अभी से कुछ देर पहले जहां पर मैंने आपको ऐसे सवालों को हल करने का तरीका बताया है, जहां पर अभी कुछ देर पहले हम इतना प्यार से आपको समझा के बता रहे थे कि आपका एग्जामिनर जब भी ऐसा बदमाशी करेगा, जब भी एक त्रिभुज बनाएगा, वहां से एक लाइन यहां खींचेगा, यहां से एक लाइन यहां खींचेगा, तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है। अभी कुछ याद आ रहा है माय डियर कि समरूपता में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से एक बिंदु यहां खींची जाती है, जहां से एक बिंदु यहां खींची जाती है। याद करो वो सवाल जहां पर इनका अनुपात 2:3 दिया गया था, इनका अनुपात 2:3 दिया गया था, इनका जो मान था कुछ मुझे लगता है 960 या 19 चौके 76 760 दिया गया था, और उसमें एई का मान हमसे पूछा गया था। कुछ याद आ रहा है, मैंने तब भी कहा था कि ऐसे हमें 3 सवाल टोटल शीट में देखने को मिलेंगे, और ऐसे सवालों को हल करने का हमने तरीका भी बताया था आपको। बताइए, तो अभी ये सवाल को आपको सिखा देते हैं।
अब देखिए ऐसे सवाल को हल करने का तरीका क्या होता है, ये वाली रेखा आपको पैरेलल खींचनी है। समझ में आ गया। एग्जामिनर हमें ए बी सी डी ई एफ नाम के पॉइंट देता है, वो बस हमें ये पॉइंट दे सकता है कि इन पॉइंट्स का नाम है ए बी सी और डी ई एफ। उसने हमें ये कहा है कि डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कहने का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट के कहने का मतलब होता है कि अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा। ई हमारा मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 है तो 1 होगा। तो आप लोग ये बात जान लो कि ये एक गोल्डन क्वेश्चन है। गोल्डन क्वेश्चन जानते हो किसको कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा बदलाव करके क्वेश्चन को बदल दिया जाता है और उसको टफ और हाई बना दिया जाता है, लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं। अभी इसके ऊपर 4-5 एग्जाम्पल करवा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। अब हमें पता है कि इसके पैरेलल हमने बनाया है, इसके पैरेलल हमने बनाया है, तो ये 1 और 1 में है, तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ये भी 1 और 1 में होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अगर ये 1 और 1 में है ये दोनों, और ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, तो ये अगर 1 है, देखो 1 के सामने 1, तो 1 के सामने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना चाहिए था, फिर मुझे वो बताना चाहिए था, ताकि पहले आप इससे समझते हैं, ठीक है, कि ये 1 और 1 है तो ये भी 1 और 1 होगा, और ये 1 और 1 है, और ये EF जो है वो किसके पैरेलल है, मान लो DX नाम के पैरेलल है। तो ट्रायंगल ADX AEF ये दोनों के दोनों रेखाएं पैरेलल, तो जिस अनुपात में ये दोनों उसी अनुपात में ये दोनों। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारा AC होता है वो 3 भागों में कट जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो AC है वो 3 भागों में कट जाता है। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, AF से लेकर FC तक का मान बताओ। आप मुझे बताओ AF कितना यूनिट है, तो बोलोगे सर 1, और FC कितना है, तो 1 + 1 2। तो हमें पता चल गया AF कितना है 1 और FC कितना है 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1:2। आंसर हो जाएगा हमारा 1:2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और इसी पर पूछा गया। अब जैसे मानो ये तो बेसिक सवाल था, हलवा सवाल था, इसमें कोई दम नहीं था। क्यों दम नहीं था, क्योंकि डी को मिड पॉइंट कह दिया, ई को कह दिया, ये जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में ये दोनों थे, तो हम पता कर लिए। आपका एग्जामिनर ऐसे थोड़ी पूछता है, वो आपको याद करो अभी जो टफ क्वेश्चन दिए गए थे ना उसी पे पूछ देगा। सेम आपको फोटो बना के देगा, आपको ये भी बोलेगा कि यहाँ से तुमको एक हम लाइन खींच के दिए हैं, आपको ये भी बोलेगा यहाँ से एक लाइन खींच के दिए हैं, और वो आपको अलग अलग रेशियो देगा। मान लो उसने आपको ऐसा कह दिया ये 4 है और ये 5 है, और वो आपको ये कह देगा ये 3 है और मान लो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, और तब आपसे बोलेगा ये पॉइंट तुम्हारा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है। आप मुझे बताओ सवाल में कि AF से लेकर FC का रेशियो क्या होगा, AF से लेकर FC का रेशियो क्या होगा। आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, MPG जब पढ़ा होता ना तो मैं आपको MPG से भी बता देता यहाँ पर वजन रखकर कैसे करते हैं। 5 किलो लेते, यहाँ 2 रखते, यहाँ 3 रखते, यहाँ 9 किलो रखते, उस हिसाब से उनका 9 और 5 कैल्शियम 45 लेकर करते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने आपको MPG नहीं पढ़ाया है, इस वजह से मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप अभी वो तरीका सीखिए जो आपके काम का है। आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में देखते बोलेंगे सर इसको पैरेलल बनाइए। क्या बनाइए, इसको पैरेलल बनाइए। समझ में आ गया। तो हमने कहा देखो हमने पैरेलल बना दिया है, इसके रेखा एक यहाँ पर खींच दी है, ये 2:3 में है, तो क्या बोलोगे 2:3 यहाँ लिखोगे। कौन कौन से पॉइंट है, तो ये मान लो x नाम का पॉइंट है, A से F, F से X, X से C, तो क्या बोलोगे AF, ठीक है, बोलोगे AF हो गया, FX हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, तो FX के बाद हो गया हमारा XC, ठीक। पहला अगर मानो यहाँ पर, ठीक है, आप इस 3 और 2 को हटा दो एक पल के लिए, मानो ये 4 और 5 है, तो बोलोगे AF भी 4 होगा और FX भी 5 होगा। 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, तो AF हमारा 4, FX हमारा 5। कितना आसान हो गया। ये हमारा 2:3 है, तो ये भी हमारा 2 है और ये 3 होगा। यानी C से X अगर है, मानो यहाँ पर C से X हमारा 2 है, तो X से F कितना है, 3 है, X से F कितना है, 3 है, ये इस अनुपात में होगा। अब रेशियो को बैलेंस करो, 3 है तो 3 लेकर आओ, 5 है तो 5 लेकर आओ, गुना करो तो 12 आएगा, 15 आएगा और ये 10 आएगा। 12, 15 और 10 में अनुपात में बटेंगे। 12, 15, 10 का मतलब क्या हो गया, 12, 15, 10 का मतलब
मतलब हो गया ये जनाब यहाँ से यहाँ 12 हैं, ये जनाब यहाँ से यहाँ 15 हैं और ये जनाब यहाँ से यहाँ 10 हैं। हमारा एग्जामिनर क्या पूछा था, एएफ और एफसी पूछा था। एएफ का मान कितना है तो बोलोगे सर एएफ का मान देखो यहाँ पर, तो एएफ का मान जो है वो 12 हो गया। ठीक है, एएफ और एफसी का मान अगर मानिए हमें चाहिए एएफ बटे एफसी का मान, तो हमें पता है एएफ का मान देखेंगे तो कितना हो गया 12 और एफ से लेकर सी तक यानी 15 और 10 कितना हो गया 25, तो 12:25 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट उत्तर आ जाएगा। इससे आसान सवाल हो सकता है, बताओ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 75 तक ट्राई करेंगे। कल की क्लास में इसको खत्म करा देंगे, कल सिमिलैरिटी खत्म हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम ट्रायंगल के अगले शीट पे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, जितने सवाल करा रहा हूं इससे बाहर कभी भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्री, आपका मेंस, आपका सीजीएल, आपका सीएचएसएल, आपका एमटीएस, आप दुनिया का कोई पेपर देने जा रहे हैं आपका आराम से क्लियर होगा। ठीक है, कोई अलग से किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अकेली मेरी जो शीट है वो 100 किताबों से भी ऊपर का वजन रखती है, तो इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।